का सारथी। 10 जनवरी को शाम 4 बजे से देहरादून के बनो स्कूल रेस कोर्स में आयोजित होगा राम राग। श्री राम मंदिर अयोध्या में प्रथम स्वर्ण मंडित स्थापित द्वार को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, मंदिर में अगले 3 दिनों से लगाए जाएंगे ऐसे ही 13 अन्य स्वर्ण मंडित द्वार। सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। सीएम धामी ने राज्य में सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का शेष कार्य चारधाम यात्रा से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। विकासनगर के कालसे में नशे के खिलाफ विशाल महापंचायत का आयोजन। महापंचायत में बड़ी संख्या में शामिल हुए जौनसार बावर के लोग। देहरादून के झाझरा में खाली प्लॉट में रखे सिलेंडर में क्लोरीन गैस का रिसाव। गैस रिसाव से क्षेत्र में हड़कंप। प्रशासन ने 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से। खबर सड़क दुर्घटनाओं पर सीएम धामी ने निर्देश जारी किए हैं। दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के प्रभावी प्रयास किए जाएं। चिन्हित मार्गों पर क्रैश जो बैरियर है उसका कार्य तेजी से पूरा किया जाए और ब्लैक स्पॉट पर रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाए। पर्यटक स्थलों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की जाए और वाहन चालकों के लिए डोर बैटरी की व्यवस्था भी की जाए। ट्रैफिक का रूल्स की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए निर्देशित किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी प्रहलाद मीणा ने भीमताल में हुई बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। और खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि भीमताल से चोरी किए गए 12 तोला सोना के जेवरात के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया शातिर चोर भवाली का रहने वाला वकील अकील बताया जा रहा है और बरामद किए गए सामान की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि एक दिन पूर्व घर से ज्वेलरी चोरी घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें चोरी के सामान सहित अकील नाम का आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। देखिए, कल भीमताल क्षेत्र में एक चोरी हुई थी जिसमें किसी घर से 12 तोला सोना जो है वो एक चोर के द्वारा चोरी किया गया था। इसमें भीमताल पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर और 12 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया है। और इसमें पूरा जो 12 तोले है वो 100% रिकवरी जो हमारी भीमताल थाने की पुलिस की टीम है उसके द्वारा किया गया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सोना जो है वो बरामद कर लिया गया। हमारी जो टीम है उसको इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 2,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अभियुक्त कहाँ के रहने वाला है? अभियुक्त यहाँ हल्द्वानी का रहने वाला है और ये जो है भीमताल क्षेत्र में किसी को परिचित हो तो इस तरीके से वहाँ पर पहुँचा था। बीते दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया, जिसमें अंकिता की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और इसमें बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार पर आरोप लगाए गए। और इसी को लेकर कांग्रेस महानगर देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया और कांग्रेस महानगर कमेटी अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा है कि ये बहुत ही शर्मसार है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सजा की ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए, आने वाले समय में एक उदाहरण बने। देखिए, आज हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है जिलाधिकारी के माध्यम से। और भाजपा जो बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही थी और जो उन्होंने ये काम किया है, जो अंकिता हत्याकांड में जो नया मोड़ लिया है, उनके परिवार के लोगों ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने उस वीआईपी का नाम का खुलासा किया है जिससे पूरे उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है। बताया गया है उस पत्र के माध्यम से कि वो वीआईपी कोई आरएसएस का बड़ा नेता अजय कुमार है, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है उस पत्र के माध्यम से। तो हम चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उत्तराखंड हाई कोर्ट में राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए नितिन भदौरिया, सचिव शहर विकास उत्तराखंड ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकाय करा लिए जाएंगे और याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव के बयान रिकॉर्ड करने के बाद दोनों याचिकाओं को लंबित रखते हुए मामले की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल जो तिथि है वो नियत की। और आपको बता दें कि जसपुर निवासी मोहम्मद अनीश और अन्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो जाएगा, लेकिन कार्यकाल समाप्त हुए 1 माह बीत गया, फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया, उल्टा निकायों में अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए। लेकिन निकाय चुनावों को लेकर के जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था और फिर 30 नवंबर 2023 के शासनादेश जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार उत्तराखंड ने जारी किया था, उसके तहत अभी फिर प्रशासक बैठा दिए गए हैं। यहाँ पर 2 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास प्रस्तुत हुए थे और उनके इस आश्वासन के साथ कि 6 महीने के भीतर जो निकाय चुनाव हैं वो किसी भी हालत में करा लिए जाएंगे। तो उनके इस स्टेटमेंट को दर्ज करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अगली तारीख याचिका को लंबित करते हुए 16 अप्रैल की तय की है। रुक करते हैं अगली खबर का। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। बहुचर्चित हत्याकांड आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अंकिता के पिता के लिए एक चिट्ठी को लेकर बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही चिट्ठी में लिखे गए बीजेपी के बड़े नेता पर कार्रवाई की मांग की गई और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार आखिर इस हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को दबाने में जुटी है और लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सरकार पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने में असफल साबित हुई। अगर जल्द ही सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, अंकिता भंडारी के लिए जिस तरीके से नित नए रोज फैसले खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से अंकिता के पिताजी ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें भाजपा के नेता का नाम उसमें लिखा गया है और आज तक वीआईपी का नाम ये सरकार खोल नहीं पाई है, तो निश्चित रूप से आज भी यहाँ की जो हमारे राज्य की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आज भी ये जिसे कहते हैं निराशा उनके हाथ में है और उनके दिमाग में है कि आज तक जो हमारी बहन अंकिता भंडारी का जिस तरीके से दुर्दांत हत्याकांड हुआ, उसके जो दोषी हैं उनको अभी तक फांसी सजा नहीं हुई है और जो वीआईपी है उसका नाम उजागर नहीं हुआ है और नए जिसे कहते हैं कि नाम इससे जोड़े जा रहे हैं और वो सब नाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के पदाधिकारियों को होते हैं। तो बड़ी सोचनीय बात है कि जहाँ पर भी देश में, कहीं पर भी देश में, प्रदेश में जहाँ पर भी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से भाजपा के लोग शामिल रहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि अंकिता भंडारी हमारी उत्तराखंड की बेटी वाला हत्याकांड का मामला पूरे उत्तराखंड में बहुत चर्चित रहा है, लेकिन उसके हत्यारे को आज 1.5 साल होने वाले, कोई कार्यवाही, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उसके चलते बीते रविवार को उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की मां ने अपने आंसुओं के माध्यम से और एक वीडियो के माध्यम से यह कहा कि मेरी बेटी को मरे हुए पूरे 1-1.5 साल हो गया है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार को कोसते हुए उन्होंने अपनी बेटी के न्याय की मांग की है और उनके पिताजी ने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देते हुए उन वीआईपीओ का नाम उजागर किया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ा मुकदमा दायर करने का मतलब ज्ञापन दिया है। दिलाने के लिए शुरुआत से ही इसमें हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पूरी तरीके से उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। और अब एक नया घटनाक्रम में मोड़ आया है कि पौड़ी के जिलाधिकारी को
अंकिता के पिता के द्वारा एक पत्र लिखा गया और उसमें जो वीआईपी की बात लगातार हम कह रहे थे, जिसको छुपाने का काम कर रहे हैं, उसका नाम खोला गया है। वो अजय कुमार हैं, वो आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं। अब नाम आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार जिस तरीके से लगातार जो मुकदमे में दोषी लोगों ने बचाने का काम कर रही है, यमकेश्वर के विधायक जो हैं रेणु बिष्ट, वो बुलडोजर चलाने का आदेश देती हैं। एसडीएम बिना किसी कोई लिखित आदेश के वहाँ बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। रुड़की क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल रुड़की के टोडा कल्याणपुर गांव में एक जंगली जानवर जो कि लकड़बग्घे की शक्ल का बताया जा रहा है, 4 बकरे और 6 मुर्गियों को अपना निवाला बना लिया। और इतना ही नहीं, जंगली जानवर ने एक मवेशी के लोहारा को भी नहीं बख्शा। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से जंगली जानवर को पकड़ने के लिए गुहार लगाई और मस्जिदों और मंदिरों में ऐलान किया जा रहा है कि ग्रामीणों ने घटना की शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की। और इस मामले में वन विभाग रेंजर विनय राठी का कहना है कि ग्रामीणों की सूचना पर गांव में जंगली जानवर की सूचना मिलने पर जाल लगाया गया है और जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जिनमें ये पूरा वाकया कैद हुआ। टोडा कल्याणपुर में पास में ही गाँव है, उसमें एक लकड़बग्घे की शकल का एक उसमें हो पंछी आवाज है और उससे इतना माहौल ख़राब हो रहा है कि रात में पूरी रात पहरा दे रहे पब्लिक। कुछ बकरियां खा ली, मुर्गे खा लिए, एक बच्चे पे हमला किया। तो वहाँ पर कोई ऐसी कोई सुविधा ये नहीं मिली, कोई इसको वहाँ को इंतजाम ऐसा किया जाए कि जिससे वो भाग जाए वहाँ से या उसे पकड़ के ले आए। सुनने में आया है कि टोडा कल्याण में कोई एक जानवर आया हुआ है और वो लकड़बग्घे के उस टाइप में है और गांव में बहुत सारा दहशत का माहौल बना हुआ है। बकरी को भी उसने मारा है, कुछ मुर्गियां हैं, कुछ जानवर है, बहुत सारे डर का माहौल है। तो यही वो है कि अपने बच्चों और अपने जानवरों को अंदर सेफ करके वो सोए और बहुत खतरनाक जानवर है वो। वन विभाग को सूचना दी गई है, कोई टीम आई है वहाँ? ना, अभी कोई टीम नहीं आई वहाँ पे। ग्रामीणों ने सूचना दी है? ग्रामीणों ने सूचना दी है। कितना दहशत है गाँव में? बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चे सब अंदर सो रहे हैं, सब अपना अपना रात को पहरे लगा रहे हैं। बढ़ते आगे, महापंचायत में जौनसार बाबर के 39 खतों के सियाड़ा और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान एसडीएम कालसी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी महापंचायत में मौजूद रहे। पंचायत के दौरान लोगों ने अपने सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। महापंचायत में पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नशे के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आज नशा पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है, जिसे लेकर केवल पुलिस और प्रशासन पर ही निर्भर रहकर आम जनमानस को जागरूक होते हुए इसके खिलाफ एकजुट खड़ा होना पड़ेगा। जरूरत है कि बच्चों के व्यवहार में अगर कहीं परिवर्तन होता है तो वो सबसे पहले माँ को पता चलता। वो महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझसे एडीएम और एसपी आभार। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ जिन लोगों का भी आइडिया है और हमारे जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जेएस प्रमुख जी और कनिष्ठ प्रमुख जी, मठौर सिंह जी, भीम सिंह जी और रितेश जी और उनके सभी सहयोगी पूर्व प्रमुख जी हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं। इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत शानदार शुरुआत है ये। जैसा मैंने कहा भी कि ये देशव्यापी समस्या है और केंद्र के स्तर पे भी, भारत सरकार के स्तर पे भी बहुत व्यापक स्तर पे इसके बारे में ये नारकोटिक्स के और ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट को कंट्रोल करने के लिए और इसका उन्मूलन के लिए अभियान चल रहा है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, देखिए, यहाँ महापंचायत में यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने हम लोगों को आमंत्रित किया था, तो ये विचार साझा हुए हैं, उनके सुझाव हमने लिए हैं और अपने जो हमारी अपील है उनसे वो हमने बताई है। माननीय मुख्यमंत्री का जो मिशन है ये ड्रग्स फ्री देवभूमि, जो कि हमें 2025 तक इस टारगेट को अचीव करना है, उसी सिलसिले में मैंने सभी लोगों से यहाँ आग्रह किया कि आप हमें जो भी यहाँ पे नशा कर रहा है या करवा रहा है उसकी ठोस सूचना हमें दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बरेली और हल्द्वानी उधम सिंह नगर और हल्द्वानी कालाढूंगी सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की जगह
सड़क किनारे नए पेड़ लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है और प्राथमिकता के आधार पर सड़क किनारे वृक्ष लगाने के साथ ही फरवरी माह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है। जो हल्द्वानी में हाईवे का विस्तार हो रहा है बरेली रोड में और रामपुर रोड में और इसके अलावा कालाडूंगी रोड में भी कई जगह बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए हैं शहरी क्षेत्र में, लेकिन कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के नाम पे कई 100 किलोमीटर दूर पौधों का प्लांटेशन किया जा रहा है, जो कि इकोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक आधार पर किया जा रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू के आधार पर। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उच्च अधिकारियों को कि वो रोड साइड प्लांटेशन प्राथमिकता के तौर पर करेंगे इन सभी रोडों में हल्द्वानी की, और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में फरवरी माह में फाइल करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सितारगंज मंडल द्वारा दीवार लेखन और अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सितारगंज वार्ड नंबर 7 बूथ संख्या में दीवार लेखन पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार और कमल का फूल बनाया गया है। उधम सिंह नगर जनपद के बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल द्वारा उपस्थित कार्यकर्ताओं और आमजनों को बताया गया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और लोकसभा चुनाव जो है हमारे बहुत नज़दीक आ रहे हैं और उस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और वो दीवारों पर लेखन का कार्य कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से अधिक सीटें जीत करके लोकसभा में अपना परचम लहराएगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु की तरफ अपना राज्य स्थापित करेगा। है कि हर बूथ पे बाल पेंटिंग कर रही है। इस बार पार्टी ने लक्ष्य लिया कि 400 सीटें पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जाए, उसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लगाया गया। तो आज माननीय मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान जी के नेतृत्व में बूथ नंबर 78 के अंदर कार्यकर्ताओं द्वारा आज बाल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की। खबर लक्सर से, जहां खानपुर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने राशन वितरण को लेकर तहसील मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लक्सर के खानपुर गांव की महिलाओं ने प्लान इंडिया द्वारा वितरण की जा रही खाद्य सामग्री पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाए कि पात्र व्यक्तियों को संस्था द्वारा खाद्य सामग्री नहीं वितरित की जा रही है, जबकि ऐसे लोगों को सामग्री दी गई जो उनके पात्र नहीं है। संस्था द्वारा ग्राम प्रधान से साठगांठ कर अपने चहीतों को दिया जा रहा है और लक्सर तहसील प्रताप सिंह ने बताया कि संस्था को तहसील प्रशासन की टीम गरीब लोगों की लिस्ट देने के साथ ही खाद्य सामग्री वितरित कराई जाएगी। एक प्लान इंडिया एक एनजीओ है, वो तहसील लक्सर में अच्छा काम कर रहा है। गांव में जाके वो किट बांट रहा है आपदा किट, और इन्होंने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 गाँव में बांट चुके हैं और आज जो है ये शिमले में बांटने जा रहे हैं लंच के बाद। तो इनका कहना ये है कि भाई हम जो ऑब्वियसली कोई व्यक्ति जाएगा तो पहले ग्राम प्रधान के पास जाएगा, तो ग्राम प्रधान से इन्होंने लिस्ट ली और ग्राम प्रधान ने जिनका नाम लिखा उनको उन्होंने किट दे दी। अब इनका कहना है कि भाई हम ग्राम प्रधान ने हमारा नाम छोड़ दिया है, जानबूझ के छोड़ा है, गलती से छोड़ा, तो जो भी है ना। तो मैंने अभी बात की, आपके सामने अभी बात की है ये प्लान इंडिया से। इन्होंने कहा कि आप जो 50 नाम मेरे को और दे दीजिए जांच करके, और फिर 50 किट जो और प्रोवाइड कर। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने प्रेस वार्ता पत्रकार वार्ता के दौरान भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया और पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने पूर्व डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने डीएम रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और अनुसूचित जाति की जमीनों की अवैध तरीके से खरीद की परमिशन दी। इस पर कैग ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और 1 तिहाई रिजॉर्ट 117 रिजॉर्ट के अपने कार्यकाल में परमिशन दी है, विशेष श्रेणी की जमीनों की खरीद की परमिशन दी। बाहर के जिन लोगों को कृषि के
नाम पर जमीन दी गई। उन्होंने परमिशन मिलने के 6 माह पूर्व ही उन जमीनों को खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया और सैकड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जा कर सैकड़ों पेड़ों का कटान कर दिया। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने भी जांच कमेटी गठित की थी। उन्होंने कहा कि इस पर जब हमने मुख्य सचिव को अवगत कराया तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसीलिए अब हमने पीएमओ से इसकी गुहार लगाई। उत्तराखंड में जिन ऑफिसर्स के ऊपर ज़मीनों की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड की जो आइडेंटिटी है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी है, वही लोग उत्तराखंड में डेमोग्राफी के पर बदलने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। ज़मीनों की अवैध खरीद में न सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि वो खुद इलीगल माइनिंग से लेकर के ज़मीनों की अवैध खरीद फरोख्त को परमिशन देने के लिए, अवैध हथियारों को लाइसेंस देने के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, इलीगल माइनिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और एक केस स्टडी के रूप में आज हमने नैनीताल के जो तत्कालीन जिलाधिकारी रहे हैं DS गर्ब्याल, जिस दौरान उनके कार्यकाल में भी एक सवाल उठ रहे थे कि भाई यहाँ पे पर्यटन जिहाद हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है पर्यटन के नाम पे, वही केस स्टडीज हमने उठाई है। उस पर साफ कैग ने भी इस पर सवाल उठाए कि किस तरीके से अवैध तरीके से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की ज़मीनें इलीगल तरीके से डीएम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए परमिशन दी हैं, किस तरीके से 1/3 रिजॉर्ट 117 रिजॉर्ट के अपने कार्यकाल में परमिशन दी हैं, किस तरीके से विशेष श्रेणी की ज़मीनों की खरीद की परमिशन दी हैं, किस तरीके से इन्होंने इस तमाम इन्वॉल्व दस्तावेज के रूप में हमने इसका खुलासा किया है कि उन्होंने कृषि प्रयोजन के लिए ज़मीनें दी, लेकिन जिन लोगों के बाहर के लोगों को स्पेशल परमिशन के साथ ही ज़मीनें दी गई, उन्होंने परमिशन से 6 महीने पहले वहां पर जो है ज़मीनों के आसपास की जो सरकारी ज़मीनें उसको खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।